फ्रिक्शन ही चल रहा है। देखो फ्रिक्शन में क्या है, सुनो, जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने तुम्हें स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन बताया था। अब ध्यान से देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बताता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी, म्यू के इंटू एन। ठीक है, ये मास मान लो एम है। अगर इसकी वेलोसिटी इधर है, ये बताओ इस पे कितना काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, कितना काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा इस पे? अरे बोलो भाई। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा होगा इस पे? म्यू के इंटू एम इंटू जी। कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अब सुनो ध्यान से एक और, ये M1 मास है, ये M2 मास है। इसकी वेलोसिटी v1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी v2 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड है। सबसे पहले बताओ, M1 के ऊपर नीचे वाली सरफेस किधर फ्रिक्शन लगा रही होगी, M1 पे किधर लग रहा होगा फ्रिक्शन, M1 पे किधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, फर्स्ट या सेकंड, कौन सी डायरेक्शन में? सेकंड डायरेक्शन में लग रहा होगा। बहुत बढ़िया। M2 पे किधर लग रहा होगा फ्रिक्शन, M2 पे किधर लग रहा होगा, फर्स्ट या सेकंड? एक बार बताओ, इस पे बैठ के देखो, यहाँ बैठ जाओ, ये ब्लॉक तुम्हें किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा हो, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, कौन सी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, 2 या 1? 1 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, जिस पे तुम बैठे हो उसकी वेलोसिटी 12 है, तो ये किधर जाता हुआ दिखाई देगा, इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बेटा जी ये तुम्हें तुम्हारे पास आते हुए दिखाई देगा, किसी स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड से, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस तरफ, रिलेटिव मोशन की अपोजिट डायरेक्शन, इस पे फ्रिक्शन इधर दिखाई देगा, क्योंकि इफेक्टिवली इन दोनों के बीच में कोल्ड वेल्डिंग है। इसके रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, पीछे की तरफ, तो इस पे ये वाली सरफेस किधर फ्रिक्शन लगेगी, आगे की तरफ। आया ना, क्या बात समझ में आई या नहीं? क्या बात समझ में आ गई सबको? एक और देखो एग्जाम, तो अगर इस M1 ने इस पे इधर फ्रिक्शन लगाया, तो M2 ने M1 पे किधर फ्रिक्शन लगाया होगा, पीछे लगाया होगा, क्योंकि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। आया ना, क्या लॉजिक समझ में आ गया? अब देखो, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर है 50 मीटर पर सेकेंड, मास है
5 kg। म्यू के की वैल्यू है 0.01, म्यू एस की वैल्यू है 0.02। एक बार तो इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? भाई कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा इस पे? नॉर्मल कितना है? 50 न्यूटन। इसमें अभी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा या स्टैटिक लगेगा? काइनेटिक। क्योंकि रिलेटिव मोशन है सॉरी सरफेस के बीच में। कितना लगेगा? तो कितना आ जाएगा ये? कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? 2 या 1? बेटा बोला करो आराम से यार, बोलोगे नहीं तो फिर मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता, मैं पहले ही बता दूं। मैं क्लास बीच में बंद कर दूंगा अगर तूने जवाब नहीं दिया तो। या तो यार लिख कर जवाब दे दो या फिर बोल कर दे दो, कैसे तो जवाब दे दो। अब मान लो ये चीज इधर जा रही है, आपने इसको रोकने के लिए इधर फोर्स लगाया, दैट इज 5 न्यूटन। अब बताओ इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है और कितना लग रहा है? रुका नहीं है, बस आप रोकने की कोशिश कर रहे हो। अब बताओ इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है और किधर लग रहा है? कितना? मतलब फर्स्ट डायरेक्शन में सेकंड डायरेक्शन में, ये बताओ। सेकंड डायरेक्शन में कितना? इतना ही लग रहा होगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन ही एक्ट कर रहा है। हाँ या ना? कितना लग रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन ही तो एक्ट करेगा भैया, फोर्स का कोई लेना देना नहीं है काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर। काइनेटिक फ्रिक्शन में सिर्फ वेलोसिटी देखो, फॉर्मूला लगाओ और काइनेटिक फ्रिक्शन निकालो। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं है? इन फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं है, वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है सेल्फ एडजस्टिंग, नहीं कि काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? बेटा जी ये बात समझ में आ गई? क्या बात कही मैंने? तभी तो मैं बार बार कह रहा हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स्ड है, डायरेक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अब बताओ। ये बताओ, ये अप्लाइड फोर्स है, ये फ्रिक्शन है। मैं एक बार इनके बीच का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज फ्रिक्शन। ये बताओ म्यू एस की वैल्यू ज्यादा होगी या म्यू के की वैल्यू ज्यादा होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए? एक चीज तुमने देखी होगी, अगर कोई चीज एक बार धक्का लगा तो हल्की सी चल जाती है, तो फिर आप चलाते रहने की कोशिश करोगे।
इट मीन्स कोल्ड वेल्डिंग को तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, हाँ या ना, और कंटिन्यूअस मोशन के लिए आपको कम फ्रिक्शन चाहिए, हाँ या ना। तो यहां से एक चीज साफ पता चलती है, क्यों म्यू एस की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, म्यू के से। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? जैसे कोई चीज है जिसको तुम एक बार खिसका दो तो तुम चाहोगे वो खिसकती रहे, रुकने के बाद में फिर से चलाने में ज्यादा जोर आएगा, क्यों? कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है जनरली? लेस देन या इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा कैसे पता चला? ऑब्जर्वेशन से। अब ये धक्का लगा के तो मैं ऑब्जर्वेशन से ही पता चला, इसका कोई वो थोड़ी है, फॉर्मूला थोड़ी है। सर अब इक्वल एक को चीज कब बताओ, होगी? क्या सर इक्वल कब होगी? वापस इक्वल? यस सर। क्वेश्चन में इक्वल होगी वरना कभी नहीं होगी। क्वेश्चन में कई बार म्यू म्यू की वैल्यू दे देते हैं, तो उस केस में आपको म्यू एस की वैल्यू और म्यू के की वैल्यू सेम ही माननी है। आई बात समझ में? ओके सर। वरना जनरली म्यू के की वैल्यू लेस देन म्यू एस होगी। अब एक चीज देखो, मेरे को ये बात बताओ, अगर मान लो आप ये 1 न्यूटन लगाओगे तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? एक न्यूटन। ये 2 लगाओगे तो ये भी 2 न्यूटन, 3 लगाओगे 3 न्यूटन। तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, और ये एंगल कितना होगा ये बताओ मेरे को। ये एंगल कितना होगा? 45। 45 डिग्री होगा, बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बात बताओ, एक टाइम आ जाएगा जब ये अप्लाइड फोर्स है ना, अप्लाइड फोर्स किसके बराबर आ जाए? म्यू के इंटू नॉर्मल के बराबर हो जाए, हाँ या ना। इसके जस्ट बाद में क्या हो जाएगा? कोल्ड वेल्डिंग टूट जाएगी, हाँ या ना। उसके बाद में कोल्ड वेल्डिंग टूट जाएगी तो अब कितना फ्रिक्शन ऐड करेगा इसके ऊपर? अब इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, कितनी? सॉरी, हाँ है ना। अब आपका अप्लाइड फोर्स बढ़ता जाए कितना भी, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिक्स्ड हो जाएगी। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया बेटा जी? क्या लॉजिक समझ में आ गया? सर लास्ट वाला एक बार रिपीट कर दो। एक बार बता बेटा, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मान ले कोल्ड वेल्डिंग टूट जाती है 50 न्यूटन पे और काइनेटिक फ्रिक्शन है 48 न्यूटन, तो जैसे ये 50 होगा उसके बाद में कोल्ड वेल्डिंग टूट जाएगी 50, ये वाली सिचुएशन आ गई, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। फिर तुम इसको 50 से 51 करोगे तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन, अब फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। फिर तुम 52, 53, 54, फ्रिक्शन की वैल्यू 48 न्यूटन ही रहेगी उसके बाद में। ये ग्राफ बना दिया। उसके बाद में आप अप्लाइड फोर्स कितना भी बढ़ाते जाओ, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स्ड हो गया। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? या फ्रिक्शन यस फिक्स हो गया? अब समझ में आ गया? यस सर। तो लिख लो इसके बारे में, इसके ये ग्राफ बना लो, ये लिख लो, ये लिख लो, म्यू एस इज जनरली ग्रेटर कैसे? ऑब्जर्वेशन से, हाँ है ना। जब लिख लो तो बता देना।
अभी मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा, सारा का सारा लिखना है तुम्हें, ठीक है? ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सारा का सारा लिखना है। ये क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा कि फ्रिक्शन कितना है। सबसे पहले हमें निकालना है नॉर्मल। क्या निकालना है? नॉर्मल निकालना है। ये बताओ नॉर्मल कितना होगा? इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, ये कितना होगा और ये कितना होगा कंपोनेंट इसके। दोनों कंपोनेंट बता दो कितने कितने होंगे। ये आएगा 80 और ये कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। mg कितना है इसका? 200 तो नॉर्मल कितना आ जाएगा इसका? 140 140। अब बताओ एफ स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? कितना आ जाएगा ये? 70 न्यूटन। इधर फोर्स कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में? 80। तो इसका मतलब कोल्ड वेल्डिंग टूट गई होगी। और यहाँ पे क्योंकि म्यू के की वैल्यू नहीं दी, तो म्यू एस की वैल्यू किसके बराबर मान के चल रहा है? म्यू के। तो अब बताओ फ्रिक्शन कितना लग रहा है इसमें? क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? तो एक और देखो, देखो एक चीज बताता हूं मैं। आप किसी चीज पे ऐसे फोर्स लगा के चलाना आसान होगा, या ऐसे फोर्स चला के आसान होगा? सेम ही मैग्नीट्यूड का फोर्स है, कौन से केस में ज्यादा आसानी से चीज चलेगी या दोनों में बराबरी जोर आएगा? ये एंगल भी मान लो 30 डिग्री है और ये एंगल भी मान लो 30 डिग्री है, सेम ही मास है, मास दोनों का सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी सेम है। कौन से केस में ज्यादा आसानी से चलेगा? दोनों में बराबर ही चलेगा। फर्स्ट केस में या सेकंड केस में ज्यादा आसानी से किस में चलेगा? देखो इस केस में क्या होगा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ये और एक ये, हाँ या ना? इस केस में भी दो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये। कौन से केस में नॉर्मल ज्यादा होगा? नॉर्मल कौन से केस में ज्यादा होगा, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? तो फर्स्ट केस में मेरे हिसाब से नॉर्मल की वैल्यू ज्यादा होगी, जो किसके बराबर आ जाएगी? mg प्लस इसका y कंपोनेंट। और इस केस में जो नॉर्मल की वैल्यू होगी वो कम होगी, कितनी होगी? नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में? तो कौन से केस में कम फ्रिक्शन लगेगा? सेकंड केस में। हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों में सेम लग रहे होंगे, तो इट इज ऑलवेज इजियर टू पुल थिंग्स देन टू पुश, हाँ या ना? लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे फोर्स लगाओ या ऐसे फोर्स लगाओ, पुश या पुल सेम एंगल की बात होती है, हाँ या ना? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया? एक मिनट, ये ले बेटा पॉइंट्स।
देख लिए? सक्षम देख लिए? ये बात लिख लो, इट इज इजियर टू पुश थिंग्स, पुल थिंग्स देन टू पुश देम। जनरली क्वेश्चन आता है गार्डन रूलर के लिए कि गार्डन रूलर पे धक्का लगा के चलाना चाहिए या खींच के चलाना चाहिए। अब बताओ कैसे चलाना चाहिए? खींच के चलाना चाहिए। अब सुनो, एक चीज होती है जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एम मास है, एम मास है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है। नॉर्मल किसके बराबर होगा? mg। बहुत बढ़िया, mg के बराबर होगा नॉर्मल। इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर नहीं हो तो? μn। म्यू इनटू नॉर्मल। मेरे को ये बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या देगा? इन दोनों के रिजल्टेंट को क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? क्या बोलते हैं? बेटा पहले भी बताया है, क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल और फ्रिक्शन के रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं? किस चीज का कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस फ्रिक्शन कहलाता है? किस चीज का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल कहलाता है? तो वो क्या चीज थी, याद करो। तुम पढ़ते नहीं हो भैया, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, रिवाइज नहीं करते तुम, ना लिखते हो तो पढ़ते टाइम। कांटेक्ट फोर्स, ये क्या चीज है? कांटेक्ट फोर्स, याद आई बात? अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं बेटा, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अब देखो, यहां तक समझ में आ गया? अब इसके और इसके बीच का एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये कितना आएगा? टेन थीटा किसके बराबर आएगा? ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? लिखो,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखो, एंगल बिटवीन contact force and normal reaction when the object is just about to slide. क्या बात समझ में आई नहीं? लिख लिया? जो पढ़ा दिया वो सारा है संडे के टेस्ट का, कुछ नहीं किया। जस्ट अबाउट टू स्लाइड करते टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? म्यू इनटू नॉर्मल। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है? नॉर्मल और फ्रिक्शन का कांटेक्ट फोर्स। तो एंगल बिटवीन कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बस इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब समझ में आ गई बात? लिख लिया? ये एक इंक्लाइन है, एम मास इस पे रखा हुआ है। मेरे को ये बताओ इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है अगर ये रुका हुआ है, और फ्रिक्शन कितना है? फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन कैलकुलेट करो।
बहुत बढ़िया संचित, बहुत बढ़िया। ये mg होगा, इसके दो कंपोनेंट करोगे, एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा। ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा ये थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg sin थीटा। अगर ये रुका हुआ है तो इस केस में ये नॉर्मल होगा और ये क्या होगा फ्रिक्शन होगा। तो नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा mg cos थीटा, और फ्रिक्शन किसके बराबर आ जाएगा mg sin थीटा। यहां तक समझ में आ गई बात सबको? यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? अब जब तुम्हें ये बात ही समझ में आ गई तब समझना आगे की बात। ये बताओ, अगर मैं ये एंगल इंक्रीज करता जाऊं, ये एंगल अगर मैं इंक्रीज करता जाऊं तो नॉर्मल बढ़ेगा या घटेगा? नॉर्मली क्या होगा? बोलो बेटा, अभी रुक क्यों गए? नॉर्मल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, बहुत बढ़िया। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू? ये बताओ, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। अब देखो, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड mg cos थीटा और mg sin थीटा, ये तो पता चली गया तुम्हें। यस सर। अब देखो मास कितना है, 3 kg है। बढ़ा दूं तो देखो मास बढ़ेगा तो नॉर्मल भी बढ़ेगा भाई, ये बढ़ेगा तो इसके ये दोनों कंपोनेंट भी तो बढ़ेंगे बेटा। यस सर। अब देखो, अगर मैं एंगल इंक्रीज करता हूं, ठीक है, 20 की जगह मैं इसको करता हूं 30 डिग्री, तो देखो एंगल बढ़ेगा। फोर्टी कर दूंगा तो और बढ़ जाएगा। हाँ है ना? अब देखो मास सेम है, मास सेम है, नॉर्मल देखना अभी इतना है ना, अभी नॉर्मल देखना कितना हो जाएगा अगर मैं इसको 20 डिग्री कर देता हूं, बढ़ गया। यस सर। 30 डिग्री कर दूं तो कम होता जा रहा है। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? यस सर। और ये वाला कंपोनेंट क्या होता जा रहा है, ये वाला कंपोनेंट सर बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ता जा रहा है। अगर ये एंगल कम करता जाऊं तो ये घटता रही है। लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, अभी मैं एंगल करता हूं 30 डिग्री। अगर मैं मास इंक्रीज करूं तो क्या फर्क पड़ेगा? सर दोनों बढ़ जाएंगे। दोनों ही फोर्स बढ़ेंगे। यस सर। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 कर देते हैं सिंपलिसिटी के लिए। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 कर देते हैं। म्यू एस की वैल्यू 0.4 है। पहले मेरे को बताओ नॉर्मल कितना आएगा इस केस में? नॉर्मल कितना आएगा इस केस में? 15 न्यूटन आएगा। mg cos 30 15 √3
Yes, sir. 15 root. क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ये Yes. नॉर्मल कितना आ रहा है? 15√3 आ रहा है, हाँ या ना? अब सुनो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? (16√3) 60√3, हाँ या ना? 6 root 3. 6√3। इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं इसको रन करूं और इधर कितना फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना होगा इंक्लाइन के लॉन्ग नीचे की तरफ? mg का ये कंपोनेंट कितना आएगा? 15। अब बताओ, और एक फ्रिक्शन कितना लग सकता है ज्यादा से ज्यादा? Six root 3. कितना लग सकता है ज्यादा से ज्यादा? यार ये 15 है, 6 root 3. एफ स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी 6√3। तो अब ये बताओ, ये खिसकना चाहिए या नहीं खिसकना चाहिए? बेटा जी, खिसकना चाहिए या नहीं खिसकना चाहिए? Yes, sir. खिसकना चाहिए ना? स्टार्ट करता हूं, देखो, हाँ या ना? Yes, sir. अब सुनो, अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैं ना इस एंगल को कर देता हूं 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है? म्यू स्टैटिक की वैल्यू कर देता हूं अच्छा, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, इसमें ऐसी कंडीशन दी है इसमें। चलो मेरे को ये बात बताओ, म्यू की वैल्यू मैक्सिमम कर देते हैं, दोनों केस में बराबर कर दी। अभी बताओ, ये चलेगा या नहीं चलेगा? चला के देखते हैं एक बार। नहीं चल रहा, हाँ या ना? इसका मतलब इस केस में फ्रिक्शन कितना ऐड कर रहा होगा इस पे? mg sin 20, क्योंकि जब चलेगा नहीं तब तो सेल्फ एडजस्टिंग है ना, जितना इधर वाला फोर्स लग रहा होगा उतना ही फ्रिक्शन लग रहा होगा, हाँ या ना? Yes, sir. 30 डिग्री पे mg sin 30, 40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे। स्टार्ट करके देखते हैं चलेगा या नहीं चलेगा। चल गया। 20 डिग्री पे देखते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं चला। 30 डिग्री पे देखते हैं, 40 डिग्री पे देखते हैं, 45 डिग्री पे देखते हैं। अब देखना तुम 46 डिग्री पे देखना तुम क्या होता है, देखते हैं चलता है या नहीं चलता। अब देखना 46 डिग्री पे चल गया। Yes, sir. और 45 डिग्री पे क्या हो रहा है?
नहीं चल रहा। 45.1 पे देखना, चल गया। यस सर। वो एंगल, सुनते जाओ, वो एंगल एक इंक्लिनेशन का जिसके ऊपर, उसके ऊपर रखा हुआ जो ब्लॉक है जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दे, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ रिपोज। लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो। ये तो तुम्हें पता चल गया, जैसे जैसे ये एंगल इंक्रीज करता जाऊंगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिसके ऊपर ही इसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक क्या करने लग जाएगा, स्लाइड करने लग जाएगा। हाँ या ना? अब सुनो, उस केस में नॉर्मल किसके बराबर होगा हमेशा? mg cos थीटा, और mg का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये क्या होगा? mg sin थीटा। और इस पे पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा। ध्यान से समझना जो मैं बात समझा रहा हूं तुम्हें। जब तक ये स्लाइड नहीं करेगा, नॉर्मल तो हमेशा ही mg cos थीटा के बराबर, और फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? mg sin थीटा। हाँ या ना? बिफोर स्लाइडिंग at the verge of sliding, और इस केस में एफ स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? म्यू इंटू नॉर्मल, दैट इज म्यू इंटू mg cos थीटा। ये तो समझ में आ गया ना ऊपर वाला? ठीक है। अब देखो अब क्या होगा एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, जो ये वाला फ्रिक्शन है ये किसके बराबर हो जाएगा? हाँ है ना? और अगर चल नहीं रहा वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पर, स्लाइड नहीं हुआ, तो एफ किसके बराबर हो जाना चाहिए? तो ये किसके बराबर आ गया? क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? yes sir, while स्लाइडिंग, बताओ फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर, जो किसके बराबर आता है, उसकी तो वैल्यू फिक्स्ड ही है। हाँ है ना? क्या ये बात समझ में आ गई? तो चीज स्लाइड कब करेगी? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं इसको? वो एंगल जिसके ऊपर जस्ट ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर दे, उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ रिपोज। इट इज दैट एंगल at which object placed on an inclined plane just
begins to slide is known as angle of repose। और ये किसके बराबर आता है? tan इनवर्स म्यू। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? इस एंगल से अगर बड़ा होता है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट, तो कैसा फ्रिक्शन लग रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड इफ थीटा इज लेस देन थीटा नॉट, तो कैसा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक। भैया जब स्लाइड करने वाला होगा तो क्या होगा? ये जितना फ्रिक्शन लग रहा होगा वो किसके, वो मैक्सिमम ही लग रहा होगा ना, उसके बाद में तो कोल्ड वेल्डिंग टूट ही जाएगी। नकुल आ गई बात समझ में? Yes, yes. द वर्ड्स ऑफ स्लाइडिंग। इतना लिख लो, आज के लिए इतना ही काफी है। इसकी रीडिंग लगा लेना, अगली क्लास में फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। सर अभी बदली करना, सर अभी लिख रहे हैं। क्या बेटा? सर अभी मीटिंग एंड नहीं करना, सर अभी लिख रहे हैं। अरे नहीं कर रहा मैं एंड अभी। सर ये लास्ट वाला समझा देना, ये थीटा नॉट वाला। ये वाला? यस सर, थीटा नॉट वाला। ये वाला या ये वाला? सर यही वाला। देखो कुछ नहीं लिखा है, ये जो सॉल्व किया इसी को लिखा है। अगर मान ले ये म्यू की वैल्यू 1 है तो थीटा नॉट कितना आएगा? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री से अगर ये एंगल कम होगा तो ये नहीं चलेगा, तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा। और 45 डिग्री से ज्यादा होगा तो ये चल जाएगा, तो ये कौन सा फ्रिक्शन ऐड करेगा? काइनेटिक। ये लिखा है। अगर एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से क्या ज्यादा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा। एंगल है अगर वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो कौन सा फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा? स्टैटिक। ओके सर। पढ़ाया समझ में आ गया अच्छी तरह से? बेटा जी आज पढ़ाया समझ में आ गया? यस सर। ओके बच्चे, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। ओके बाय बाय सर। बाय बाय।